बात है लेटर चाइल्डहुड के बारे में, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से 12 वर्ष, पियाजे की माने तो थी 7 से 11 वर्ष, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह दिया पियाजे ने। नाम याद रखिएगा, पियाजे के अकॉर्डिंग इसी स्टेज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। 7 से 11 वर्ष यानी यही टाइम पीरियड है, 1 साल ऊपर नीचे। अगर हम एरिक एरिक्सन की माने तो इसी टाइम को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल एज, कॉम्पिटेंस उसके अंदर डेवलप होती है। स्कूल एज भी आप इसको कह सकते हैं, पहली बार वो फर्स्ट क्लास में जाएगा 6 साल का होने पे। लेटेंसी फ्रॉइड की भाषा में कहते हैं, सुषुप्ता अवस्था सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में, कि इस टाइम पे लिबिडो जो है वो शांत हो जाएगी, स्कूल की एक्टिविटीज में लग जाएगा। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्कूल एज है 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड जिसको गैंग एज भी कहते हैं, टोली अवस्था जिसको कहते हैं, बच्चा ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि इससे पहले वो जाता तो है बट टेम्परेरी फ्रेंडशिप बनाता है। अगर आप देखेंगे 2 से 6 वर्ष में, अगर आप पूर्व बाल्यावस्था में देखेंगे, वो मान लीजिए आप उसको कहीं खाना खिलाने लगे तो 2 मिनट कोई बच्चा मिला, उससे बात कर ली, फिर अपने मम्मी पापा के साथ निकल गया, याद भी नहीं है कौन मिला था। लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू कर देगा। तो ये गैंग एज है। क्या है ये? गैंग एज है, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू करेगा, गेम और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एज तो है ही, पहली कक्षा में जाएगा इसी उम्र में। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बननी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं बचपन से कोई बच्चा है जो बचपन से साथ है, अगर ठीक कोई पूछ रहा है एज इज जस्ट अ नंबर, अभी ये कहने के लिए भी मुझे बहुत बड़ा होना पड़ेगा, अभी मैं छोटी हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट तेज हो जाता है, यानी बच्चे में कूदने की, उछलने की, चीजों को बेहतर तरीके से करने की, स्पोर्ट्स की, इन सब की क्षमता बेहतर हो जाती है। शरीर में आपको दिखेगा हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, शारीरिक विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसके जस्ट बाद 12 साल के बाद आप देखते हैं बच्चा अचानक से खंबा बन गया, मतलब बहुत लंबा हो गया, या एकदम से उसकी हाइट वाइट बढ़ने लगी। लेकिन इस टाइम के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट से ज्यादा उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, गति का विकास जो है वो ज्यादा बेहतर आता है। सूडो मेच्योरिटी का काल है, मिथ्या परिपक्वता, यानी उसको लगता है, फेक मेच्योरिटी, उसको लगता है कि वो मेच्योर हो गया बट हुआ नहीं, होता वो बच्चा ही है। ठीक है जी, क्लियर है? देखो शेम जो है वो नेगेटिव है, ऑफ कोर्स। अगर शेम की आप इमोशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव है, बच्चे को आप शेम का अनुभव ना कराएं हो सके तो। ठीक है जी, नेगेटिव है ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात करते हैं, ये सारी बातें हम कर ही चुके हैं, अब और क्या ही बात करेंगे। तो ये सब बातें हैं, ये नोट्स फ्री हैं, किसी को पैसे मत दे देना इन नोट्स के लिए, मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। और अब आते हैं एडोलेसेंस पे। एडोलेसेंस क्या कहता है समझते हैं। एडोलेसेंस क्या कहता है ये समझने का प्रयास करते हैं। 10:30 बज गए, कई लोग तो नींद में बौरा गए होंगे अब तक। जिनको क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इच्छा है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, 600 क्वेश्चन सिर्फ सीटेट के लिए करा चुकी हूं। एक बार आप प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, 20 क्लासेस हैं आपकी सीडीपी की। ऑनलाइन पेपर जिस तरह का हुआ है उस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, और 30 क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में, 20 सेशन है, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आना। देखिएगा, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, ये है 12 से 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है हमेशा। 12 से 18 वर्ष, WHO की मानेंगे तो 10 से 19 वर्ष हो जाएगा। एज पर WHO 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये भी कहीं मैंने देखा था, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए ये तो खैर मैं बहुत पहले से कराती हूँ, बट ये पूछ भी लिया है, ये मजे की बात है। ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन का काल, संक्रमण काल भी इसको कहते हैं, गोल्डन पीरियड, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं, वसंत ऋतु। ट्रांजिशनल क्यों है ये? क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन होगा। इससे पहले क्या था? चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, और इसके बाद क्या होगा? अडल्टहुड होगा, वयस्क बन जाएगा, अब उसको वोट का अधिकार हो जाएगा 21 साल का होते ही। तो अब वो बच्चे और बड़े के बीच में कहीं है, ट्रांजिशन में है, परिवर्तन में है। अभी ना वो बच्चा है ना वो बड़ा है, तो इसलिए वो कंफ्यूज भी है, उसको पता नहीं मेरी आइडेंटिटी क्या है। जरा सा कुछ बोलो घर में, कहते हैं अरे तुम तो बड़े हो गए, उतना भी नहीं पता, और फिर जरा सा कुछ और बोल दो तो कहेंगे अरे तुम तो बच्चे ही हो। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल भी इसको कहा है, तनाव, और क्योंकि एनर्जी बहुत होती है तो हम कह सकते हैं गोल्डन पीरियड है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल के अनुसार। तनाव एवं तूफान का मतलब क्या है? बहुत तेजी से रैपिड हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, हर तरह के चेंजेस का विस्फोट होता है। अगर हम देखें, परिवर्तनों का विस्फोट है, बहुत तेजी से हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह के चेंज बच्चे में आ रहे हैं, इसलिए आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, और भी बहुत सारी चीजें। ये वो टाइम है जब आप बच्चे से उसका दोस्त बनना शुरू कर दें, अदरवाइज वो अपनी दुनिया अलग बना लेगा और आपकी दुनिया अलग रह जाएगी, फिर वो आपकी सुनेगा भी नहीं। लीडरशिप स्किल्स की अगर हम बात करें,
तो लीडरशिप स्किल्स क्या है? आप देखते हैं कि बच्चे में उसको स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल या कुछ एक ग्रुप में शामिल होना है ना। अगर लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है तो ये उसके लिए भी बेस्ट टाइम है कि वो नेतृत्व का कौशल उसके अंदर विकसित हो जाए। इमोशनल स्टेबिलिटी की, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, याद रखिएगा ये बहुत पूछता है, यानी सामवेगिक जो एक स्टेबिलिटी होती है। जैसे आज आपको कोई कहे अरे ये हो गया वो हो गया, अरे तुम्हारे एक्स ने शादी कर ली, हाँ ठीक है कर ली तो क्या करें, हैं कर लेनी चाहिए थी, उम्र जा रही थी, तो ये क्या हुआ, ये स्टेबिलिटी है इमोशनल, ठीक है ना। अगर आप 35 या 45 साल के हैं, उन लोगों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, 25 साल में हो सकता है फर्क पड़े इस बात से। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आप 12 से 18 वर्ष के होते, 12 से 18 वर्ष के अगर आप हैं, तो मक्खी भी अगर इधर से उधर जाए तो आपके इमोशंस को वो डिस्टर्ब कर जाती है, ठीक है ना, तो आपके इमोशंस को वो कर जाती है डिस्टर्ब। तो ये वो वाला टाइम है जब इमोशनली स्टेबल नहीं है बच्चा, 2 मिनट में गुस्सा आ जाएगा, 2 मिनट में खुश हो जाएगा, 2 मिनट में कुछ और हो जाएगा, तो वो क्या है, इमोशनली इनस्टेबल है, अस्थायी है उसके संवेग जो हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, देखो नींद खुल गई फिर से कई लोगों की, अगर हम बात करें तो ये क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, लैक करता है, पेपर में दे देगा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जबकि लैक करता है इमोशनल स्टेबिलिटी। अभी कहां से आ गई सरकार, है ना, अभी तो वो ब्रेकअप पैचअप दुनिया के किसी और दूसरे का भी होगा ब्रेकअप, उस पर भी रोलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, यहाँ पे तनाव और तूफान का काल है। दूसरी भाषा में कहें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, जिसको एरिक एरिक्सन कहते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार इन्होंने एक थियरी दी है अपनी 8 स्टेजेस की, प्रॉपर लाइफ स्पैन थियरी बोलते हैं इसको, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो जनरली पेपर में नहीं आता है बट इनडायरेक्टली पूछ लेता है, कोई कह रहा है हम लोग तो हमेशा जागे रहते हैं। तो पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, हु एम आई, आखिर मैं हूं क्या और दुनिया में मैं करने क्या वाला हूं, मैं क्या करियर चूज करूंगा, कौन सा पार्टनर चूज करूंगा, मुझे कैसे जीवन बिताना है, मैं हूं कौन। ये सारी कहानी आइडेंटिटी का क्राइसिस है कि जो मेरे पिताजी ने मुझे सरनेम दिया है मैं वो हूं या मैं कुछ और हूं। और यही कहानी एरिक्सन के साथ चल रही थी जिन्होंने इस नाम को दिया। इनका नाम है एरिक एरिक्सन, ध्यान से देखिएगा नाम क्या है, एरिक एरिक्सन। मतलब ये खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में थे एक तरह से, और इनको बाद में समझ आया कि यानी एरिक किसका बेटा हुआ, एरिक का ही सन है। तो नाम जो है इन्होंने खुद को ही दिया ये सरनेम एरिक एरिक्सन, यानी एरिक का ही बेटा है एरिक, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। देखो तो एरिक एरिक्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया। बहुत प्यारी थियरी है इनकी, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, कभी समय मिले तो देखिएगा, बट वो पुराना होगा, आज की डेट में तो हम बहुत बातें करके समझते हैं चीजों को। आइडेंटिटी क्राइसिस, या बैच में आ रहे हैं तो वहां समझ लेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट, आखिर मैं हूं क्या, मैं करियर क्या चूज करूंगा, मुझे कैसे जीवन जीना है ना। वोकेशनल एंजाइटी नाम की एक चीज होती है, वो होती है यहां पर वोकेशनल एंजाइटी, यानी व्यवसायिक दुश्चिंता कि मुझे करना क्या है लाइफ में। करियर काउंसलिंग लेने जा रहे हैं बच्चे, है ना, दुनिया भर की चीजें, कौन सी स्ट्रीम लूं, इसमें ही पहले तो कंफ्यूज रहता है, भैया साइंस लूं, ह्यूमैनिटीज लूं, कॉमर्स लूं, क्या करूं आखिर जीवन में, किस तरफ जाऊं। किसी ने कहा वो बन जाओ, फलाने हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, अंदर से चाहे रोते रहते हो। बच्चे ने कहा हाँ ठीक है ये बन जाता हूं, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेस रोल कंफ्यूजन, अगर आइडेंटिटी फॉर्म हो गई तो अच्छा, नहीं तो रोल कंफ्यूजन में रहेगा। फिर आप देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे करियर चेंज करते रहते हैं। तो वोकेशनल एंजाइटी का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। हमारे पूरा गांव 8 बजे ही सो जाता है, मैं ही जिंदा हूँ, आदित्य कह रहे हैं। यार मैं समझ सकती हूँ, कोशिश करेंगे थोड़ा सा 7 बजे करीब रख लें मैराथन, है ना। 6 बजे तो पॉसिबल नहीं है, मैंने आज भी सोचा था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि कल 7 बजे मैराथन में लगा दूं और 9 बजे तक फ्री हो जाऊं, क्योंकि मेरा भी एक जीवन है जो बचा नहीं है, जिसमें मैं घूम सकूं, कहीं कुछ खा सकूं, कोई वीकेंड नाम की चीज हो जिसमें, है ना। देखना पड़ेगा। गुरमीत कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो भाई? देखिए तो समझते हैं फटाफट से। ब्रिज पीरियड यानी इसको पुल समय अवधि कह सकते हैं आप, ब्रिज कह सकते हैं, इसको भी समझेंगे, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा दूंगी। एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म होता है, उसको लगता है सब मुझे देख रहे हैं, मेरा हेयर स्टाइल कैसे बना हुआ। आजकल मेरा भाई है वो नया एडोलेसेंस में आया किशोरावस्था में, तो मम्मी कह रही थी पूरे दिन शीशे के सामने खड़ा रहता है। तो मैंने कहा अब इस एज में नहीं खड़ा होगा तो कब खड़ा होगा। और मेरे को कह रहा है कि मम्मी देखो मेरे को ऐसे ऐसे बोलती हैं, ये कहती हैं। तो मैंने कहा भाई कम बाल बना लिया करो, और मम्मी में परिवर्तन थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया इस उम्र में। तो हालांकि इतना भी कुछ नहीं है, बट वो हंसी मजाक की बातें हैं। तो ये क्या है, उसको लग रहा है सब मुझे देख रहे हैं। वो बाल एक बार में भी बन चुके थे, बट उसको लग रहा है सबका ध्यान मेरे ऊपर है। कपड़े पहन के जाने तो कौन से पहन के जाने हैं, आज मुझे शादी में जाना है अपनी वॉच दे दो,
जैसे पूरी दुनिया उसी के ऊपर ध्यान लगा करके रखी हुई है। कोई दो लोग शादी में बात कर रहे हो तो बच्चे को लगेगा, बच्चा नहीं है, एडोलसेंस में है, किशोरावस्था वाले व्यक्ति को लगेगा कि मेरे ही बारे में बात हो रही है, मेरी ही चीजों को देख करके जल रहे हैं, मेरी ही चीजों को देख करके खुश हो रहे हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक है ना। तो ये हुआ एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, यानी किशोरावस्था अहम केंद्रित था। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु तो है ही भाई, इतने सारी एनर्जी होती है इस टाइम में आपके पास जिसकी हद नहीं है। ठीक, तो ये वाला समय या तो व्यक्ति को बनाएगा या बिगाड़ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों है, ये ब्रिज पीरियड क्यों है, इसको समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। अगर हम देखें तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष का काल, 10 से 19 WHO के अनुसार किशोरावस्था एडोलेसियर से आया है ये बेसिकली जो वर्ड है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, जिसका मतलब होता है, अब मैं पता नहीं क्यों इतने डिटेल में जा रही हूँ, बट ठीक है पढ़ लो यार, नुकसान नहीं होगा। एडोलेसियर से ये वर्ड आया जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर आप बढ़ रहे हैं, अभी हुए नहीं है परिपक्व। ठीक है, तो ये एक बात है। इधर है अडल्टहुड, यानी 21 साल के बाद या 18 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आप अडल्ट कहला रहे हैं, वयस्क बन जाएंगे आप। और इससे पीछे क्या है, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जिसमें हम पढ़ के आए कि 12 साल से पहले तक, 6 से 12 वाला जो टाइम है वो चाइल्डहुड का टाइम है। तो एडोलेसेंस बीच में कहीं फंसा हुआ है बेचारा, इसीलिए आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं, रोने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, 12 वर्ष से पहले बच्चा था, अब 21 के बाद 19 के बाद उसको थोड़ा अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। बीच में अटका हुआ है कि यानी ब्रिज है, ये अपने आप में पुल है। किसके बीच का पुल है ये है एक ब्रिज चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का, इसीलिए इसको ब्रिज पीरियड एडोलेसेंस को कहते हैं। दूसरा नाम इसका ट्रांजिशनल यानी परिवर्तन का काल है, ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशन हो रहा है आपका एक बच्चे से एक अडल्ट में, तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी हम कहते हैं। क्लियर है बात या नहीं, क्लियर है या नहीं है, बताओ एक बार, सबको क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, इसको तनाव एवं तूफान का काल है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें यार सीटेट के लेवल का नहीं है, छोड़ देते हैं उस बात को। दो बेसिकली वो होते हैं आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं। एक बिंज डिसऑर्डर होता है जिसको बुलिमिया कहते हैं, बहुत ज्यादा खाता है बच्चा और उबल देता है एडोलेसेंस में ही। और एक होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, बहुत कम खाती हैं लड़कियां क्योंकि उनको लगता है उनका जो वेट है वो बढ़ रहा है। ये दोनों जो डिसऑर्डर हैं वो भी एडोलेसेंस के ही डिसऑर्डर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, सीटेट हो, कोई और दुनिया का पेपर हो जहां पे टीचिंग की तैयारी हो रही हो। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक है, ये क्या है, हेरिडिटी को हम कहते हैं कि ये नेचर का पार्ट है, यानी प्रकृति पोषण विवाद भी कह देते हैं। इस पे बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां भी होती हैं मनोवैज्ञानिकों के बीच, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बीच, कि भाई नेचर ज्यादा जरूरी है या नर्चर ज्यादा जरूरी है। मनीष, एक और फालतू सवाल आपने किया और आप गए, है ना। आज आपको लग रहा है मैं मजाक के उतने मूड में हूं, कितनी सीरियस बातें चल रही हैं। हम यहाँ एरिक्सन डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी पढ़ाई की, दुनिया मनोविज्ञान में और बच्चों के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में सब पलट के रख दिया। और आप लगे हैं शादी कब करेंगे, हैं? मेरी शादी से दुनिया रुकी हुई है जैसे, हैं? चलो आओ फटाफट इधर आ जाओ, पढ़ लो, इतनी रात को लगे हुए हो। प्रकृति यानी नेचर, जिसको हेरिडिटी आनुवंशिकता कहते हैं। नेचर मतलब जो आपको मिल चुका है, आप इसको कह लीजिए नेचर से मिला है या आपके जीन से, जेनेटिक मेकअप से मिला है, जिसमें बदलाव संभव नहीं है, स्टैटिक है, ये स्थिर है, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आंखों का रंग आपको आज काला मिला है, कल आप उसको कुछ और बना लें। ठीक है ना, तो स्थिर है, फिक्स्ड है एक तरह से अगर देखा जाए। बहुत रेयर चेंजेस आते हैं, वो भी जनरेशन बाय जनरेशन। नर्चर की अगर हम बात करें तो इसको पोषण कहते हैं, कि जो नर्चर, पोषण कहां से मिलेगा, खाना पीना माहौल जो भी है वो एनवायरमेंट से मिलेगा। तो नर्चर का मतलब एनवायरमेंट यानी वातावरण हो गया। ठीक है जी बात। वातावरण एक डायनामिक फैक्टर है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर में जा सकते हैं, कल आप शहर में रहेंगे, परसों गांव में जा सकते हैं, और गांव से अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका से रूस, रूस से जहां चाहें घूम सकते हैं पूरी दुनिया, और फिर वापस से गांव आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डायनामिज्म है, परिवर्तन है। जैसे डेवलपमेंट भी क्या, एक चेंज की प्रोसेस है। ठीक है ना,
बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट साक्षी और आपकी दोनों सहेलियां अर्चना और लक्ष्मी, है ना। पढ़ लो, अब आ जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे आप लोग बढ़िया करके आओगे, इतनी मेहनत क्यों चल रही है तो। लेकिन अब आपके बस का अगर पढ़ना नहीं है टिक करके तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज अगर जो लोग पढ़ सकते हैं, ऑफकोर्स आप लोग पढ़ ही सकते हैं, तभी रुके हुए हैं, तो फिर उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। तो प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी नेचर, इसमें परिवर्तन उतना संभव नहीं है, जेनेटिक है। वही पोषण की अगर हम बात करते हैं तो ये एनवायरमेंट यानी डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन आप आसानी से एनवायरमेंट में कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं नर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी पोषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हेरिडिटी नहीं होगी तो एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दे लीजिए, मान लीजिए एक बच्चे का बिल्कुल बुद्धि लब्धि एकदम इडियट वाली है, मतलब उसका जो है मानसिक विकास बिल्कुल रिटार्डेड है, तो एनवायरमेंट बहुत अच्छा देके भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हेरिडिटी बहुत अच्छी है और एनवायरमेंट एकदम खराब मिल गया, तो जिसको साइंटिस्ट बनना था वो चोर या टेररिस्ट भी बन सकता है। तो ये क्या हुआ, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो गई। ठीक, तो हम ये कहेंगे नेचर और नर्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नेचर और नर्चर की डिबेट में आपको दोनों के साथ रहना है। कुछ पक्षों में नेचर ज्यादा प्रभावी हो जाता है यानी हेरिडिटी, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपकी बालों का रंग, आपका बॉडी टाइप, आपकी हाइट, ये सब हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। और आपका जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, ये एनवायरमेंट से, ट्रेनिंग है, वो एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती है। तो डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट क्या है, वुडवर्थ कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण है विकास में, चाहे वो हेरिडिटी हो चाहे वो एनवायरमेंट हो, दोनों का गुणनफल है विकास। लेकिन याद रखिएगा गुणनफल है, एडिशन नहीं है, एडिटिव नहीं होते ये पेपर में पूछा जा चुका है और ये अलग अलग लेवल्स के तरीके से भी पूछा जाता है। एडिटिव नहीं होते यानी योग नहीं हो सकता हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट नहीं होता, ये क्रॉस लगा लीजिएगा इस चीज पे। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होगा, हेरिडिटी की गुणा होती है एनवायरमेंट के साथ, दोनों क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, और तब जाकर के विकास होगा। तो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। अब इसमें ऐसा नहीं कि 50% रोल जो है हेरिडिटी का है, 50% एनवायरमेंट का है। अगर ऐसा होता तो फिर ये एडिटिव हो जाते, इनमें योग संभव था फिर तो 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट बन गई चाय। ऐसा थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल पारस्परिक क्रिया है। कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है, कुछ में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक है ना। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फिर एनवायरमेंट मैटर ज्यादा करेगा। अगर हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो इंटेलिजेंस का स्तर है वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होगा। हेरिडिटी क्या है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है, स्थायी है। एनवायरमेंट डायनेमिक और चेंजेबल है यानी परिवर्तनशील है। हेरिडिटी कैन बी बेस्ट व्यूड, हम हेरिडिटी को देख सकते हैं जो एक रेंज सेट करती है। हेरिडिटी एक बेस तैयार कर देती है, केवीएस में पूछा जा चुका है। क्या है, हेरिडिटी एक बेस तैयार कर देती है, डेवलपमेंट के लिए एक आधार प्रदान कर देती है। हेरिडिटी क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। हेरिडिटी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए, बीच में आप एनवायरमेंट की वजह से खेलते रहते हैं, है ना। तो एक लिमिट तय करने में या बेस देने का काम करती है हेरिडिटी। अगर आप हेरिडिटरी बिल्कुल ही ठीक स्थिति में नहीं है, मानसिक विकास आपका बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, तो उस स्थिति में बहुत ही मुश्किल है कि आपको कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट देके गिफ्टेड बना दिया जाए, वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों का आईक्यू एवरेज होता है, तो इसलिए आप इसमें अपनी असफलताओं का जो ठीक रहा है वो खुद पे फोड़िएगा। ये मत कहिएगा हमें तो हेरिडिटी से अच्छी इंटेलिजेंस नहीं मिली थी। ज्यादातर दुनिया सिर्फ 2% लोग हैं जो जीनियस हैं और 2% लोग से भी कम हैं जो एकदम इडियट हैं, बाकी सब एवरेज में ही हैं। मोर देन 50% पॉपुलेशन एवरेज आईक्यू रखती है। आईक्यू पे आएंगे अभी। तो इज एक्चुअली शेप्ड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी जो हेरिडिटी है उसको सपोर्ट मिलती है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों काम करते हैं। बेसिकली सपोर्ट देखिएगा, जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट मिलता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उससे। ठीक है, ये वही बेसिक बात जो हम 4 बार रिपीट कर चुके हैं। यार आजकल मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी एग्जॉस्टेड हूं मैं। देखिएगा, अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा, नेक्स्ट वीकेंड शायद सैटरडे संडे आपकी ऑफलाइन क्लासेस मैं रख सकती हूँ, तो दिल्ली आने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है जी। मैंने सोचा था 2-2.5 घंटे रखे हैं आज की क्लास। अभी कितना समय हुआ है हमको, अभी तो 1.5 घंटा हुआ है। बहुत बड़ा श्रद्धा। चलिए अभी पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक, फिर उसके बाद है हमारे पास, चलते हैं अभी तो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के लिए तैयार हो ना, मतलब रुक सकते हो ना रात को, सुबह कहीं जाना तो नहीं है, संडे है आज तो। देखिएगा, संडे रात को हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा, यानी विकास के सिद्धांत देखिएगा एक बार। विकास के सिद्धांत है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका हर हालत में ही आता है।
और लगभग हर एक एग्जाम में आता है। यस, पढ़ सकते हैं अभी तो। ईवीएस के नोट्स भी मिलेंगे 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 मिलेंगे। कल 7 बजे रख सकते हैं या तो सेशन, या फिर एक दिन रुक करके हर दिन मैराथन रख सकते हैं। चलो देख लेंगे वो, आप एक बार वीडियो चेक कर लेना, हो सकता है कल 7 बजे आपका एक मैराथन सेशन आपको मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तो जगे हुए हैं आप। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, यानी विकास क्या है? एक यूनिवर्सल या ब्रॉड प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो इसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए कि इसको बेहतर तरीके से समझें, इसलिए कुछ रूल्स बना लो। जैसे ह्यूमन नेचर क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, तो समाज में क्या क्या यार, तमीज से रहने के लिए कुछ रूल्स बना लो। तो रूल्स क्या हमें हेल्प कर देते हैं, ज्यादा भसड़ नहीं होती दिमाग में, हमें पता होता है ये फॉलो करना है, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो ये फॉलो कर लो, चुपचाप से बात खत्म। ठीक, तो इसी तरह से विकास के भी कुछ सिद्धांत बनाए गए कि इन सिद्धांतों पे विकास काम करता है, क्योंकि विकास एक ब्रॉड प्रक्रिया है, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ सिद्धांत डेवलप किए गए। सबसे पहली बात कि डेवलपमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। यहां लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है यानी पूरी दुनिया में, चाहे आप एशिया में रहते हो, यानी आप भारत के बच्चे हैं, आप पाकिस्तान के बच्चे हैं, आप श्रीलंका के बच्चे हैं, या आप अमेरिका के बच्चे हैं, आप कजाकिस्तान के बच्चे हैं, आप रशिया के बच्चे हैं, आप कनाडा में रहने वाले एक बच्चे हैं, मतलब दुनिया के सारे बच्चों में विकास की जो प्रक्रिया है वो लगभग सेम तरीके से काम करती है। यानी विकास सार्वभौमिक है, एटलीस्ट जो स्टेजेस हैं। तो इन्फेंसी पूरी दुनिया के हर बच्चे के लिए एक जैसा ही रहेगा। चाइल्डहुड है तो सभी के लिए एक जैसा रहेगा, ऐसा तो नहीं है चाइल्डहुड में अगर रशिया का बच्चा है तो वो तो भाई ओलंपिक्स में चला जाता है और यहाँ बच्चे चल नहीं पाते, ऐसा नहीं होता ना। मतलब जा सकता है ट्रेनिंग वगैरह से, लेकिन इन्फेंसी मतलब सभी के लिए एक जैसा। जन्म से 2 वर्ष में यदि बच्चा सेंसस से सीखता है तो पूरी दुनिया के बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, है ना। बच्चा अगर चलने से पहले क्रॉल करना, घिसट के चलना सीखता है तो वो सारी दुनिया में यही पैटर्न फॉलो होता है। यानी विकास का जो पैटर्न है वो यूनिवर्सल है। ठीक, विकास का पैटर्न यूनिवर्सल है सभी के लिए, लेकिन रेट डिफरेंट है। याद रखिएगा, दर भिन्न है। 2 सेम एज के बच्चे भी अलग अलग तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमें पता है, सतत चलता है, लाइफ लॉन्ग, वूम टू टूम, ये हुआ पहला सिद्धांत, जीवन पर्यंत चलेगा। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल और ऑर्डरली, यानी क्रम में होता है। इन्फेंसी के बाद आपका चाइल्डहुड आएगा, उसमें भी पहले अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज जाकर के कहीं आएगी। एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, विकास की दर भिन्न होती है। याद रखिएगा, इसका जो पैटर्न है, जो विकास का पैटर्न है, वो पूरी दुनिया में सभी के लिए सेम है, यूनिवर्सल है। जो पैटर्न है, जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो यूनिवर्सल है। सब जगह पे पैटर्न ऐसा ही फॉलो होता है कि पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर वो घिस घिस के, मतलब पहले चलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा कहीं। ये क्या है? एक पैटर्न है जो सब जगह फॉलो होगा। बच्चा पहले एक सेंटेंस बोलने से पहले वो सिंगल शब्द बोलना शुरू करता है, उसके बाद वो 2 शब्दों को जोड़ के नया शब्द जोड़ेगा। तो ये क्या हुआ? एक पैटर्न है, सेम होगा, यूनिवर्सल है। लेकिन रेट सेम नहीं है। यानी पैटर्न तो सेम है सभी के लिए, विकास का जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन रेट इज डिफरेंट, दर जो है वो भिन्न है। अगर 2 सेम एज के बच्चे हैं, दोनों में सेम गति से विकास होगा जरूरी नहीं है। एक बच्चा है जो 9 महीने में खड़ा होना सीख गया था, दूसरा बच्चा है जिसको लगभग 1.25 साल या 1.5 साल लग गया। तो दर भिन्न है। किसी में कोई चीज तेजी से होती है, उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही कारण होते हैं, किसी में वही चीज जल्दी हो जाती है। ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो रेट इज डिफरेंट, याद रखिएगा, ये बहुत इसमें कंफ्यूजन होती है। रेट डिफरेंट है, दर जो है वो भिन्न है, पेस जो है वो भिन्न है। भाषा बदल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्टेजेस सेम है, पैटर्न सेम है, पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बड़े बड़े नंबर बचाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास।
सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करता है, यानी ये हाथ पांव पूरे शरीर से रोएगा भी तो, या अगर किसी सामान को पकड़ना है, बॉल पकड़ाओगे ना वो ऐसे पकड़ेगा पूरे हाथों का यूज करके, पूरी आर्म्स का यूज करके। बाद में तो आप ऐसे कैच कर लेते हैं। ये क्या हुआ? स्पेसिफिक एक्टिविटी। पहले पेन पूरे हाथ से पकड़ रहे थे, अभी आप सिर्फ एक फिंगर और थंब का यूज करके पकड़ लेते हैं, तो इसी को सामान्य से विशिष्ट कहेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास किसका गुणनफल है? आनुवांशिकता और वातावरण का। हम जो भी हैं, तीसरा फैक्टर ही नहीं है, या तो हमें एनवायरमेंट से मिला होगा या हेरिडिटी, या इन दोनों का इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता आपकी जो भी इंटेलिजेंस का स्तर है या तो एनवायरमेंट या तो हेरिडिटी, कोई और तीसरी चीज तो है नहीं, इन दोनों का ही प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, यानी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में एक कहावत जो है वो बहुत ही फेमस है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यानी पुत्री के भी दिख ही जाते होंगे, बट ऐसे ही चलता है समाज, जनरली बदल जाएगा समय के साथ। तो ये क्या हुआ कि मतलब आप बच्चे को, इसका कुल मिला के अर्थ ये है कि आप बचपन में ही देख सकते हैं जो उसकी एक्टिविटीज है, उस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि विकास ये इस तरह की स्थिति में या इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है तो उसको इधर भेज सकते हैं। या फिर ये भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा बैठना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, या वॉकिंग पहले सीखेगा, उसके बाद वो जंपिंग सीखेगा, उसके बाद वो रनिंग सीखेगा। ये क्या है? एक अनुमान है, क्योंकि एक पैटर्न है ना, तो पैटर्न की वजह से हम क्या एक अनुमान लगा सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया चलती कैसे है। देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। क्लियर है कि नहीं है ये बता दीजिए, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। अच्छा, एक डायरेक्शन जो है प्रिंसिपल का, वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, रिवर्सेबल नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा पेपर में। और कोई कह रहा है ऊथ के पास, अच्छा जो भी है यार, ठीक है ना, समझ लिया करो। हाँ एग्जैक्टली आदि, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है भाई? दिशा का सिद्धांत है, यानी विकास की एक दिशा होती है जिसको फॉलो करता है वो। इसमें दो सिद्धांत हैं दिशा में, एक है सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी या लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल विकास, इसको हम कहते हैं। लॉन्गिट्यूड समझते हैं ना, लंबवत, जब आप गणित में पढ़ते होंगे एक लॉन्गिट्यूड होता होगा जिसको हम लंब बोलते थे ना, और ये एक बेस होता था, फिर हाइपोटेन्यूज होती थी, कर्ण जिसको बोलते थे। तो ये क्या है? लंबवत मतलब स्ट्रेट, टॉप टू डाउन, ठीक है ना, टॉप टू डाउनवर्ड्स चलेगा, हेड टू टो जाएगी। विकास की एक दिशा है जिसको हम सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब है खोपड़ी, कॉर्डल मतलब जो आप नीचे की तरफ जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो पहले बच्चा अपना सर संभालना यानी अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, और जन्म के समय भी आप देखते हैं सर का ही भार ज्यादा है, तो पहले सर विकसित होगा, फिर आप गर्दन संभालना सीखते हैं, फिर नीचे के पार्ट पे कंट्रोल आता है, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर जाकर के चलना सीखते हैं। तो हेड टू टो यानी सर से पैर की ओर, पैर के अंगूठे, टो का मतलब यहां हो गया सर से पैर की ओर विकास की दिशा जाती है, यानी मैं कहूं इसको टॉप टू डाउनवर्ड्स, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत कह सकते हैं इसको हम, सेफेलोकॉर्डल, सेफेल यानी खोपड़ी से, ठीक, गर्दन संभाली, फिर धीरे धीरे टॉर्सो पे कंट्रोल आएगा। अब आते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, नियर टू फार यानी केंद्र से बाहर, पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब सेंटर, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल का मतलब है फार, तो नियर टू फार यानी समीप से दूर की ओर। समीप क्या है? आपका हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो सेंटर है आपकी बॉडी का, वो समीप है, और उससे बाहर की ओर कंट्रोल आता है आपके इन शोल्डर्स पर, या मैं कहूं इसके बाद आपकी आर्म्स पर कंट्रोल आता है, आर्म्स के बाद आपका हाथों पर कंट्रोल आता है, हाथों के बाद आपका उंगलियों पर कंट्रोल आता है। ये है नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर या सीमाओं की ओर, पेरिफेरी। इसी को आप ग्रॉस टू फाइन भी कह सकते हो, मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट पेपर में जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन इसी से जोड़ के दे दिया जाता है कि बच्चा है, पहले वो पूरे हाथ से पेन उठाता था, अब वो 2 उंगलियों से उठा लेगा, तो ये क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, आपका हार्ट डेवलप होता है, आपका बॉडी का सेंटर डेवलप होता है, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। इसको ध्यान जरूर रखिएगा। सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, तो हेड टू टो तो यानी स्रोत पदोन्मुखी, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इस पे भी कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लग नहीं रहा आज इंटेलिजेंस हम कर पाएंगे, कल थोड़ा जल्दी क्लास शुरू करेंगे, कम से कम भी 7 बजे से, और ताकि 10 बजे तक भी अगर लेनी हो तो 3 घंटे के करीब हम सेशन रख पाएं, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस इतने डिटेल में समझना है तो समय लगेगा अच्छा खासा,
है ना। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? क्या कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं तो रॉबर्ट्स बन जाएंगे, है ना, चिट्टी बन जाएंगे फिर वो। ठीक है, चिट्टी भी एक जैसा नहीं रहा था, खैर बाद में आज मैं चिट्टी की जान को आई हुई हूँ। ठीक, तो बेसिकली चिट्टी वो मूवी है ना, रोबो, याद अगर किसी ने ना देखी हो, कोई अलग यूनिवर्स में रहता हो तो ये क्या हुआ, रॉबर्ट्स बन जाएंगे अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होंगी। बोला जाता है वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता, यानी आप एक टी शर्ट लाइए, मान लीजिए एक साइज की, मीडियम साइज की, क्या वो सबको फिट आ जाएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही मनुष्य भी हैं। आपने एक और चीज सुनी होगी जनरल कहावत में कि 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती हाथ की। इसका मतलब इनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अगर आप ट्विंस भी हैं, अगर आप दोनों एक साथ भी पैदा हुए हैं, अगर आप 2 भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, है ना, या 2 बहनें हैं, तो तब भी आपके अंदर अंतर पाए जाएंगे, आपके टेम्परामेंट में, आपके नजरिए में, आपके एटीट्यूड में, आपके एप्टीट्यूड में, बहुत सारी चीजों में। ठीक है ना। तो कोई भी 2 लोग, जैसे हमारा थंब इंप्रेशन एक नहीं होता, वैसे ही कोई भी 2 लोग पूरी तरह से एक नहीं होते। कुछ चीजें सेम होती हैं, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, इसी से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। अदरवाइज हम कहते हैं भारत विभिन्नताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे मजा नहीं आएगा। सोचो, एक और व्यक्ति है आपके ही जैसा, एकदम कोई रिलेशनशिप में नहीं आएगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, कोई मजा नहीं आता, कोई वैरायटी नहीं है, कोई रंग नहीं है ना। थोड़ा कुछ तो आप दोस्त को कुछ बोल रहे हैं, वो आपको 2 टॉन्ट मारे, फिर तो जाके मजा आता है ना। एक व्यक्ति है जो आसानी से नाराज हो जाता है, दूसरा है जो आसानी से नाराज नहीं होता, तीसरा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, चौथा है जो फिलॉसफी में बहुत अच्छा है। तो इससे रंग भरते हैं नेचर में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, एकदम नेचुरल हैं, और ये सिर्फ हम में, ह्यूमंस में नहीं, जानवरों में भी पाए जाएंगे, पेड़ों में भी पाए जाएंगे, लगभग हर स्पीसीज में पाए जाते हैं। जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं, वहां पर पाई जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आधार क्या है, किस किस वजह से हम अलग होते हैं? हमारे बुद्धि के स्तर में अलग होते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। अगर क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए सब एक जैसे होंगे नहीं, होने भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, तो उस केस में जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, उसमें अलग अलग होते हैं। एकदम सेम आईक्यू नहीं होता सबका, थोड़ा थोड़ा अंतर कुछ ना कुछ होता रहेगा, बुद्धि का स्तर अलग होगा। इंटरेस्ट सबका, अगर आईक्यू भी सेम है फिर भी क्या होगा, इंटरेस्ट हो सकता है मुझे मनोविज्ञान में इंटरेस्ट आ रहा हो, आपको गणित में आ रहा हो, किसी तीसरे को म्यूजिक में आ रहा हो, तो हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग होगा। किसी को स्पोर्ट्स में आ रहा हो, तो आपको बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना है। वैल्यूज में, मूल्यों में, हो सकता है मेरे लिए झूठ बोलना बहुत बड़ी बात हो, किसी के लिए नहीं हो, तो ये क्या हुआ, मूल्यों का भी अंतर हो गया। तो सबके मूल्य या वैल्यूज अलग हैं। एप्टीट्यूड में, अभिक्षमता जिसको हम कहते हैं, एप्टीट्यूड क्या है, आपकी किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, योर एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल, स्किल को एक्वायर करने की क्षमता। यानी आप टीचर बनना चाहते हैं, बट आप समझा तो आप खुद को भी नहीं पा रहे हैं जीवन में, किसी और को तो जब समझाएं, है ना। तो ये क्या हुआ, नंबर बहुत अच्छे ले आते हैं, लेकिन तो आप में क्या नहीं हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड की कमी है। कुछ हद तक ट्रेनिंग वगैरह देके डेवलप किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आउट ऑफ द ब्लू अचानक से बिल्कुल नहीं था आप में कोई एप्टीट्यूड किसी चीज को करने का और आप करने लग गए। तो एप्टीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसी स्किल को एक्वायर करने का एप्टीट्यूड, अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है, किस तरफ वो बेहतर करेगा, यदि उसको ट्रेनिंग वगैरह दिलाई जाए। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, यदि वो भाषा में अच्छा है, तो उसको उस तरफ भेजें। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स अकेडमी में डालें। अगर वो म्यूजिक में अच्छा है तो उसको उस तरफ लेकर के जाएं। तो आपके अंदर किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता। एटीट्यूड दूसरा एक वर्ड है जिसको हम अभिवृत्ति कह देते हैं। एटीट्यूड है आपका नजरिया कैसा है, आपके वैल्यूज कैसी हैं, आपका एटीट्यूड मतलब आपके आइडियाज, आपके बिलीफ्स, आपके वैल्यू, आपका सिस्टम, आपका परसेप्शन कैसा है, बेसिकली आपका नजरिया कैसा है, आप किस तरह से सोचते हैं, किन चीजों को मानते हैं, आपके आइडियाज, वैल्यूज, बिलीफ्स क्या हैं आपके, उस आधार पे एक व्यक्ति में हम कहते हैं इसका नेगेटिव एटीट्यूड है, इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। यानी ये क्या हुआ, वो उसके क्या आइडियाज हैं, उसका क्या बिलीफ सिस्टम है, वो कैसे देखता है चीजों को। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, सबकी पर्सनैलिटी भी अलग होती है, इसमें हेरिडेटरी फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। हालांकि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक फैक्टर है, ठीक है ना। नमाज रहने दो, कल 7 बजे से चालू कीजिएगा। हाँ यार, क्योंकि मैंने भी आज खाना वाना खाया नहीं है प्रॉपर, देखिएगा। और थोड़ा सा एग्जॉशन चल रहा है पिछले, मुझे जितना याद आ रहा है 2 महीने में, कम से कम भी 2 महीने से संडे की शक्ल नहीं देखी है। देखिएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ही छुट्टी करेंगे। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। KVS PRT की फीस कम करवा दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है अनुराग, तो आप मेल डाल दीजिए, फ्री दिला देंगे। अगर बहुत ही एक्सट्रीम समस्या, आपको लगता है कि आप 1500 रुपये पे नहीं कर पाएंगे,
या 2,000 रुपये, कितनी 2,000 फीस है ना, अभी तो डिस्काउंट पे ही है 15 तारीख तक, क्योंकि 1,500 का तो फॉर्म ही है और उसमें 10 टीचर पढ़ा रहे हैं अगर हम बैच की बात कर रहे हैं, और सभी अपने आप में एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वो अपने आप, क्योंकि जो ईवीएस वाले क्वेश्चन है साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसमें आ सकते हैं, तो वो भी आपका डाला गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, खैर बैच पे अलग से बात कर लेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यदि हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विभिन्नताएं यानी व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक। और ये किस आधार पे होती है इनको अगर हम देखें, या तो इनहेरिटेड होती हैं, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दो ही तो चीजें हैं जो हमारी पूरी दुनिया को डिफाइन कर रहे हैं। हेरिडिटी यानी इनहेरिटेड, आपने इनहेरिट कर लिया, है ना, इनहेरिट कर लिया अपने पिताजी का टेम्परामेंट, बहुत ही गुस्से वाले, थोड़ा आपके अंदर भी वो नकचड़ापन है, तो ये क्या हुआ, टेम्परामेंट। या बहुत ही शांत रहने वाले, कई माँ बाप होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, उनके बच्चे भी, उनका भी टेम्परामेंट थोड़ा सा प्रभावित होता है उस चीज से। इसमें एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का रोल है। एस्टेट में भी ये काम आ सकता है, बिल्कुल आलोक, मतलब ऐसा थोड़ी टॉपिक चेंज हो जाएंगे, दुनिया से अलग हो जाएगा कुछ। हेलो मैम, आई एम इन बैंगलोर, कैन यू प्लीज टेल, मेरा सीटेट क्लियर करने के बाद मुझे यहाँ केटेट क्लियर के बाद रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए। हो सकता है, डिपेंड करता है उनके रूल्स क्या है देती, जिस भी स्कूल में या जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर ऐसे रूल्स हैं तो सीखनी पड़ सकती है, अदरवाइज हो सकता है आपका इंग्लिश से काम चल जाए। सीटेट पेपर 2 की हम बात कर, मैंने क्लियर कर लिया और मेरे 49% थे, आई बिलोंग फ्रॉम एससी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें होगा रिलैक्सेशन। एक बार चेक कर लेना कि एक बार वो पूरा पढ़ लेना, मैंने सिलेबस शायद शेयर नहीं किया, आज कर दूंगी। और अगर रिलैक्सेशन एज में दिया होगा, मतलब उसमें परसेंटेज में एससी हिसाब से, जो कि होता है ज्यादातर जगह पे, बट इसमें मुझे कहीं दिखा नहीं था। तो टेम्परामेंटली यानी इनहेरिटेड की अगर हम बात करें तो आपका टेम्परामेंट जो स्वभाव है वो आपकी हेरिडिटी से प्रभावित हो सकता है। आपकी जो मानसिक क्षमता, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादातर हेरिडिटी से प्रभावित होती है। आपका आईक्यू, फिजिकल यानी जो आपका फिजिक है, आपकी शारीरिक बनावट है, आपके पिताजी थे 6 फीट के, मम्मी भी थी 5'11" की, आप हो गए 7 फीट के, ये क्या है, ये मैं मजाक कर रही हूँ, ये इनहेरिटेड है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब कुछ तो आ ही जाएगा ना इसमें। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ इनहेरिटेड यानी फिजिक, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, कई लोग मोटे नहीं होते कितना भी खा लें, वो जेनेटिक्स ही उनके वैसे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें फिजिक आपकी, मेंटल और टेम्परामेंटल जो आपका स्वभाव है, ये सब इनहेरिटेड ज्यादा होते हैं। और एक्वायर्ड की अगर हम बात करें, अर्जित की अगर हम बात करें, जैसे मेरी और मेरी मदर की जो शक्ल है बिल्कुल एक जैसी है, मेरी नानी की शक्ल मदर से कुछ मिलती है, तो ये क्या हुआ, ये इनहेरिटेड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में तो दिखना, शेप, साइज, शक्ल सब आ जाता है ना, तो ये हुआ इनहेरिटेड वाला केस। इवन आवाज भी आप देखते हैं, आप भाई बहनों की मिक्स हो जाती है, मम्मी और बेटी की मिक्स हो जाती है, फोन उठा करके किसी को लगता है रिश्तेदार को, अरे आप हैं ये तो हमने समझा था बहन जी होंगी, देखिएगा, या भाभी जी होंगी। एक्वायर्ड यानी अर्जित की जब हम बात करें, जो हम एनवायरमेंट से उठाएंगे, इनहेरिटेड मतलब जो हेरिडिटी से मिली है। तो अगर हम एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें सोशल फैक्टर्स, जिस सोसाइटी, जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर हम आसपास का माहौल ही ऐसा है जहां गोली कट्टे बंदूक सब चलते हैं रोज, तो वहां अलग तरह का सोशल डेवलपमेंट होगा, है ना। और एक कल्चर ऐसा है, जो भी कल्चर है आपका, जो भी संस्कृति है, जो समय के साथ आप परिवर्तन देख रहे हैं, क्या पहनावा है, बहुत सारी चीजें, ये आपकी एनवायरमेंट से, कि एक व्यक्ति जो राजस्थान में रहता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारण उसमें एक्वायर्ड ट्रेट्स भी होंगे जो कल्चर से या सोसाइटी से उठाए होंगे। भाषा हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आज तो पूरे घर वाले शादी में गए, लेकिन हम नहीं गए आपकी क्लास की वजह से। शालिनी बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने, मेरी मेहनत को सफल बना दिया, अदरवाइज मेरे पैर की मूछ अभी तक भी ठीक नहीं हुई है ना। लेकिन मुझे अभी आजकल मैं उस मोड में हूँ कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि थके हो, हाँ रहो थके हुए। मैं सोती हूँ तो आसपास नोट्स बिखरे हुए होते हैं, हाईलाइटर्स, पेन, लैपटॉप, आईपैड सब बिखरा हुआ होता है, मुझे बड़ा मजा आता है ना। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, इस चीज के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। सीखना और सिखाने की प्रक्रिया जिसमें आप हैं, टीचर बनने भी जा रहे हैं, इससे और प्योर और इससे बढ़िया चीज दुनिया में है नहीं, अगर देखेंगे आप तो। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। तो कल्चर यानी संस्कृति, ये भी आप एक्वायर करते हैं भाई, जहां जन्म हो गया वहीं, जैसे सोसाइटी में आप हो गए। अब मिर्जापुर के माहौल में होंगे तो वहां से जैसे बन जाएंगे, जरूरी नहीं सब वैसे ही बने, बट डाइवर्सिटी यानी ये एक्वायर्ड हो सकते हैं। एजुकेशनल क्या है, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो भी एनवायरमेंट से एक्वायर्ड है, हेरिडिटी के साथ थोड़ी पैदा हुई है। पिताजी गए थे सरकारी स्कूल में, आपको भेज रहे हैं कॉन्वेंट में, ठीक। तो एजुकेशनल भी एनवायरमेंट, और इमोशनली भी हम बहुत सारी चीजें एक्वायर कर लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, सेक्सुअल अब्यूज, कोई और अब्यूज, या फिर बहुत ही हेल्दी एनवायरमेंट अगर इमोशनली मिला है तो ये भी एक्वायर कर लिया बच्चे ने। तो ये एक्वायर्ड होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं, इनके दोनों के अंतर मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान में रखना जरूर है। अपना ध्यान भी दिया कीजिए। आयुष देंगे ध्यान, अभी 2 महीने जिम नहीं जा पाई हूँ, जाऊंगी अब। एक बार आप लोगों को निपटा दो, आई मीन निपटाने का मतलब सीटेट, और फिर केवीएस तैयार है, तो मतलब लग नहीं रहा है कि कहीं भी शांति है अभी, बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा, मतलब डोंट वरी। देखिएगा
व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाए जाते हैं। कोई भी प्रजाति एक जैसी नहीं होती, सब में अंतर होते हैं। बंदर भी हैं अगर दो, तो वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। अगर दिखते भी एक जैसे होंगे तब भी अंदर तो कोई ना कोई अंतर पाया जाएगा। उनमें किसी ना किसी स्तर पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वेरिएशंस क्या है? कॉमन है सभी स्पीसीज में। वेरिएशंस से या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से रंग भरते हैं। जैसे प्रकृति क्या है? डाइवर्स बनती है, नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे। वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन। यानी ये प्रकृति का नियम है कि हम में वेरिएबिलिटी है, और इस चीज को हम क्या करते हैं, हमें आपको बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको सराहना है, उनको बेहतर करना है। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है तो उसको वैसा माहौल दीजिए। कोई बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा कर सकता है तो उसको वैसा माहौल दीजिए। कोई बच्चा है जो लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर सकता है उसको वैसा माहौल दीजिए। तो अपने मेथड में परिवर्तन बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लाने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फलाना बच्चा है गुप्ता जी का और शर्मा जी की बेटी है, तुम तो इतने नंबर लाते नहीं हो। हमने कहा सब एक जैसे बन जाओ, रोबोट्स बन जाओ, सब डिफरेंसेस हैं कैसे तुम में? जबकि हमें वो डिफरेंसेस को क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, या उसको लेके खुश होना चाहिए था कि भाई मेरे 3 बच्चे तीनों अलग अलग तरह के कलाकार हैं, है ना। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। लेकिन नहीं, अगर आप खुश भी होंगे तो आपके रिश्तेदार आके कहेंगे अरे आपका फलाने वाला बेटा या बेटी तो अच्छा है, ये सेकंड वाला थोड़ा अजीब है, और ये थर्ड वाला तो कुछ और ही है। तो ये क्या स्थिति, कंपैरिजन हम शुरू कर देते हैं, जबकि हमें इस चीज को एम्ब्रेस करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास वैरायटी है, अदरवाइज बोर हो जाएंगे। नोट देखिएगा, इसमें एक नोट है कि नोट वो वाला नोट नहीं है कैश वाला, है ना, टिप्पणी है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चों में भी इंस्टिल करनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आपको ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट करनी है उसकी, ना कि बच्चों को एक दूसरे पे हंसना है उनकी जाति या उनके धर्म या उनके शरीर या उनके रंग या उनकी रुचियों के आधार पर या उनके खाने या उनकी भाषा के आधार पर। आप बच्चों में विभेद नहीं करते, बल्कि उन चीजों को आप रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। और बच्चे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग दिख सकते हैं, रंग में, हाइट में, वेट में, स्ट्रेंथ में, हेयर कलर में अंतर पाया जा सकता है। इंटेलिजेंट हो सकते हैं कुछ बच्चे, डल हो सकते हैं कुछ, डोमिनेंट और सबमिसिव हो सकते हैं कुछ, क्रिएटिव होंगे कुछ, नॉट सो क्रिएटिव होंगे कुछ, आउटगोइंग होंगे जिनको बाहर जाना पसंद होगा, कुछ विड्रॉन होंगे जिनको बाहर जाना उतना पसंद नहीं होगा। जैसे मैं अगर दिन में आधे घंटे भी बाहर ना निकलूं तो मुझे लगता है कि मैं जीवन क्यों जी रही हूं, है ना। मेरी कोशिश रहती है क्लास के बाद भी अगर मौका मिले तो आधे घंटे हवा खा लो, ठीक है ना, एक कॉफी ही पी लो, मिल लो किसी से अगर पॉसिबल है तो ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे हर दिन कहीं जाने की आवश्यकता होती है, मेरा रूटीन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या हुआ, मतलब विड्रॉन नहीं हूं मैं। हो सकता है किसी को घर से निकलना अच्छा लगता ही ना हो, उसको लगे यार मेरे को तो अकेले एकांत में रहने दो, या आप दोनों भी हो सकते हैं अलग अलग समय पे। तो आप आउटगोइंग हो सकते हैं बहुत ज्यादा, किसी को पार्टी पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद है, एकांत पसंद है। द लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। तो अंतरों का जो है अंत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अंत नहीं है। बहुत तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्ति में हो सकती हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो टर्म्स आपके पूछे जाते हैं पेपर में। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है। यूनिफॉर्मिटी की हम बात करते हैं ना, यूनिफॉर्म समझते हैं आप, सब एक जैसा। अगर ऐसे यूनिफॉर्म के नाम पे स्कूल फेमस हो जाते हैं, हमारे यहाँ एक स्कूल है, उसको मतलब लोग मजाक में बोलते हैं, खैर, हरी वर्दी गुंडागर्दी, कि वहां की जो यूनिफॉर्म है वो कैसी है, हरी है, ग्रीन है। कोई कॉन्वेंट स्कूल है, और मान लीजिए किसी और स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो एक ही जैसी होती है, तो व्हाइट शर्ट है, ब्लू कलर की पैंट है या स्कर्ट है, या कोई और, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा। चाहे आप के घर में बहुत अधिक धन है, किसी भी जाति से हैं आप, किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आपको फैशन में है नहीं है, बट यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसी है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है कि मान लीजिए जिसके पास संसाधन ज्यादा है वो स्कूल में सज के आए, और एक बच्चा है जिसके पास, बेचारे के पास कपड़े भी ठीक से नहीं है, तो वो ना पहन के आए, तो अजीब सी स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए ये एक रूपता जरूरी होती है कि यूनिफॉर्म हम बना देते हैं। अभी तक तो हमारी कंट्री में एटलीस्ट हम ये फॉलो कर ही रहे हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, सिद्धार्थ साहू कह रहे हैं सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या चांस है केवीएस में? 2 दिन बहुत पेनफुल गए हैं, नोटिफिकेशन देखकर क्या करूं समझ नहीं आता। सिद्धार्थ, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे, अगर मैं आपके दिल को खुश करने की बातें करना चाहूं तो कोई अंत नहीं है। मैं ट्विटर अभियान से लेके जो आप कहेंगे वो भी कर दूंगी, अगर आप कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप लॉजिकली पूछेंगे और सच में पूछेंगे जैसा सिस्टम है, तो मुझे लगता है होना नहीं है कुछ। अब ये जनरली मैं नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ, बट थोड़ा सा अगर हम लॉजिक का प्रयोग करें यहाँ, तो 1 मिनट में हम देख सकते हैं। मैंने बताया आपको 2016 से 18 में वैकेंसी आई थी केवीएस की, और 2016 से 18 तक 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था, सीटेट नहीं हुआ था, ठीक। तो उस टाइम पे एक रीजन था कि उन्होंने अपियरिंग में अलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि सीटेट की गलती है कि 2 साल से नहीं निकाला, ठीक है ना।
अभी स्थिति क्या, अब आप कहेंगे कि नहीं साल में 2 बार होता था सीटेट, अब 1 बार हो रहा है। अब वो कहें अब केवीएस भी 4 साल में आई है वैकेंसी, इस चीज पे आप घेर नहीं सकते। जो स्थिति है सरकार को घेरने वाली या संस्था को घेरने वाली, वो ये लॉजिक उतना नहीं बन पाता उनके अकॉर्डिंग। इसमें ये चीज हो सकती थी, मान लीजिए, क्योंकि जो आज सीटेट अपियरिंग में है, ध्यान से समझिएगा, जो सीटेट अपियरिंग में है तो ऐसा तो है नहीं उसकी एज निकल गई है। इसका मतलब वो तो अपनी पढ़ाई अपनी गति से कर रहा था, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोरोना से ना किसी और से। वो तो अभी अगर बीएड या डीएलएड में पढ़ ही रहा है या पढ़ ही रही है तो उसकी एज तो निकल नहीं रही, वो तो अपनी पेस पे पढ़ रहा है। अगर केवीएस वो पहले दे भी देते तो क्या ही हो जाता है ना। तो अब ये इनकी अपनी सेंसिटिविटी है कि ये लोग कर सकते थे अलाउ, जो कि कर देते तो कुछ बुरा नहीं हो जाता। बट अगेन इसमें बहुत ज्यादा बन नहीं पा रही बात, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे बहुत ज्यादा परेशान होके, या उनको तो लग रहा है आप तो अपने पेस पे चल रहे हैं, क्या हो गया अगले साल फिर दे देंगे, जरूरी थोड़ी 4 साल बाद ही आएगी। तो लेट्स सी क्या रहता है। मेरी तरफ से आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, बट मुझे पर्सनली इस बात में बहुत ज्यादा तर्क महसूस नहीं हो रहा कि इस चीज को लेकर के आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। अगर कोशिश कर भी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आधार ग्राउंड या रीजंस तो हर चीज के हैं, बट सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत रेयर हैं इस केस में, है ना। खैर ये अपने आप में निराशाजनक बात भी है, बट अब इसमें मैं कोई मीठी गोली देके क्या करूं आपको। देखिएगा फटाफट से, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हर चीज तो यहाँ मसला बन जाती है। बीएड वाला देख लो, अभी तक लटके हुए हैं, पता नहीं कब तक क्या होने वाला है। तो यूनिफॉर्म स्कूल में तो आवश्यक है, लेकिन आपकी टीचिंग मेथड में यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्मिटी की टीचिंग टेक्निक आपकी डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी जो सभी के लिए एक जैसा हो, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन केवीएस की वैकेंसी आएगी 1-2 साल में, या फिर डीट प्लस बी की आएगी, या और भी जगह आपका ये सुपर टेट भी निकल सकता है। बट अभी इस पे निराश होने से बनेगी नहीं बात। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, इनको दोनों को ही हटा दीजिएगा, सबके लिए एक तरीका नहीं। इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने के लिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंट बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, आप अपने अनुदेशन में विभेदीकरण ला रहे हैं, अंतर ला रहे हैं। आपके मेथड में अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मेथड में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है या नहीं है बात? बिल्कुल ठीक है ये बात। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यानी विभेदी अनुदेशन का पालन करना है, अपने टीचिंग टेक्निक में अंतर या बच्चों की रुचि के अनुसार चेंजेस लाते रहना है, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल, अलग अलग तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, तो सबको एक मेथड से, सबको एक डंडे से हाँकेंगे तो काम नहीं चलेगा। टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने के लिए एक तो आपको एक रूप अनुदेशन नहीं देना है कि सबको एक जैसा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं। डिफरेंशिएटेड यानी विभेदी अनुदेशन, यस ये देना है, ये पॉजिटिव है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको ग्रुप बनाना भी है बच्चों का तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करेंगे, डिफरेंट एबिलिटीज के आधार पे। ग्रुपिंग अगर हो भी रही है तो होमोजीनियस होने की बजाय, एक होता है होमोजीनियस ग्रुप, एक रूप जिसको हम कहते हैं, होमोजीनियस मत बनाइए, यानी जिसकी सबकी एबिलिटी एक जैसी है। होमो का मतलब ही होता है सेम, तो बिल्कुल सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं जो सब 60% लाते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। ये मत करिए। अगर ग्रुपिंग करनी भी हो तो हिट्रोजेनस यानी विषम रूपी करिए, जहां पे डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हो, एक 60% वाला हो, एक 33% वाला हो, एक 90 वाला हो, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे होने चाहिए आपके एक ग्रुप में, उसको अच्छा माना जाएगा। सेम एबिलिटी वाली ग्रुपिंग से बचना है ना। पहले तो एबिलिटी ग्रुपिंग से ही बचना है और उसमें भी सेम एबिलिटी वाली तो बिल्कुल बचना है। अब आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हम करेंगे कल, हम 7 बजे तो हर हालत में शुरू कर ही देंगे। बस मुझे कहीं जाना ना हो कल, जो कि जाना नहीं ही होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कोई और बात हो तो बता दीजिए, है ना। हिंदी कंटेंट ज्यादा ऐड हुआ है सेशन में, थैंक यू। हाँ गोविंद, ये नोट्स उस तरह से बनवाए थे, मतलब बनवाए क्या थे भाई, बनवाए कैसे बोल रही हूँ, तो पाप लगेगा मुझे एक्चुअली। ये नोट्स हंसी आ रही है मुझे। अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। एक लर्नर है हमारे, उन्होंने हमें ये क्लास देख करके कुछ एक नोट्स लिख करके भेज दिए। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि वो आ गया हमारे पास नोट्स। मैंने सोचा ठीक है यार,
इसमें इसको टाइप करा देती हूँ और दे दूंगी, ईजी हो जाएगा थोड़ा मेरे लिए भी, क्योंकि अपना ही लर्नर होते हैं तो वो उसी तरह से लिख लेते हैं। अब मैंने वो टाइप करा दिए, वो थे शायद 12 पेज या पता नहीं 14 पेज, फिर वो बने 26 पेज। जब मैं पढ़ने बैठी मेरे को लगा ये भी ऐड होना चाहिए, ये भी ऐड होना चाहिए, ये भी ऐड होना चाहिए, फिर वो 26 से 47 पेज बन गए। तो अब मैं ये बोलने की अधिकारी नहीं रही हूँ कि बनवा दिए थे, इसमें बहुत मेहनत गई है। तो मतलब कोशिश मैंने ये की थी, ये टाइप करा दिए थे कह सकते हो आप, कि इसमें बाइलिंगुअल सी स्थिति रहे और आप आसान भाषा में समझ पाएं। इसको प्योर इंग्लिश मीडियम में भी दे देंगे, उस पर काम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये नोट्स वाला ऐसा काम है, आप किसी से करा भी लो ना मज़ा नहीं आता, वो लैंग्वेज का टच ही नहीं आ पाता। मैम कुछ तैयारी नहीं हो पाया है, कुछ आगे मार्गदर्शन कीजिए। बीएड कर चुका हूँ मैंने, आपका पेड कोर्स भी ले रखा है, वीडियो देख नहीं पाता हूँ। अब कमर इसमें क्या करें, 2 बूंद जिंदगी की पिलाएं हैं। अगर देखोगे ही नहीं, दवाई खाओगे ही नहीं, फायदा कैसे होगा सरकार, है बताओ एक बार। तो इतना तो कर ही लो। दूसरा, अगर सीटेट की बात कर रहे हो, अगर नहीं देख पाए हो तो अब तो जितने यहाँ पे यूट्यूब पे मैराथन्स चल रहे हैं सिर्फ उनको देख लो। आज करियर रोल पे भी एक क्लास थी तो कुछ 1000 लोग वहां भी होंगे और मैं उनके कमेंट्स नहीं देख पाई हूँ, बट तो आई एम सो सॉरी। चलिए आज कमेंट तो मैंने वैसे भी बहुत कम लिए हैं। कल मिलेंगे 7 बजे, आप तैयार रहिएगा, है ना, और थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। कल हम अभिप्रेरणा करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि 7 से 9-10 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जब 12 बजते हैं तो बहुत ही वो वाली सिचुएशन हो जाती है कई लोगों के लिए। तो ये कहानी है, फिर हम इंटेलिजेंस करेंगे। काफ़ी कुछ है यार करने को, थोड़ा टाइम लग जाए बेशक, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी डेवलप हो, तब तो मैराथन का फायदा। नहीं तो 1 शॉट तो मैं पेपर से पहले कराऊंगी, वो फिर आप उस समय देख सकते हैं, ठीक है ना। केवीएस की फीस बता दो, बता तो दी। जो जनरल पेपर है उसकी 1500 है, जो कंबाइंड बैच है पीआरटी वाला उसमें 2000 है, अभी डिस्काउंट है 15 तारीख तक, और ये बढ़ी हुई थी ऑलरेडी फीस, फिर इस पर चर्चा करके और इसको कम कराया है, तब जाके ये फीस है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका पेडागोजी का एक स्पेशल बैच है जो कल से शुरू होगा सिर्फ केवीएस के लिए ही, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस 800 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, है ना। अब किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। मोटिवेशन किसी को पढ़ने की इच्छा हो रही है तो पढ़ भी सकते हैं। अब आपकी मोटिवेशन अगर बनी हुई है तो हमें कोई दिक्कत खास नहीं है। अब भूख लग के जा चुकी है। मैं कुछ कमेंट पढ़ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी, इसके कई सेशन रहने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी ही इतना बड़ा है, अगर इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ें तो इसी को समझने में टाइम लगेगा। अदरवाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की पेडागोजी एक दिन में निपटा देंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो इसमें भी कवर हो जाते हैं, और ईवीएस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो भी थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। हाँ, एनईपी 2020 क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, चिन्ह आएंगे ही। पिछली बार इतने भर के क्वेश्चन दिए, अब तो एनईपी आ चुकी है ना, वो तो सब जगह आ रहे हैं। अगर आप वाइस प्रिंसिपल से लेकर दुनिया के किसी एग्जाम में चले जाएंगे आज की डेट में, तो एनईपी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एनईपी से आप नहीं बच सकते हैं सरकार। मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार वो 2 क्लासेस अटेंड कर लीजिए एनईपी की। अब आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, विचार हो, ये नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, और जब क्लास देखेंगे तो और मजा आएगा। बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी जो हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, जो जरूरी है। आपके एग्जाम सेंट्रिक बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज तो जब मैं डेवलपमेंट की क्लास लेती हूँ पेडागोजी स्पेशल में, मुझे लगता है 15 क्लासेस तक चली जाती है एक चैप्टर की। तो वही एक बात है। मैराथन की क्लासेस चलेंगी अभी आपकी, जब तक ये सीडीपी कंप्लीट नहीं होता। इसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। डिपेंड करता है, कल अगर हमने 3-4 घंटे खींच दिया तो फिर 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत एनर्जी है अभी, पढ़ाइए। कौन है ये व्यक्ति? हाँ, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।